नमस्कार, स्वागत है आपका ईटी नाउ स्वदेश पर। आप देख रहे हैं गुड मॉर्निंग स्वदेश। मैं हूं आपके साथ अशेषा अध्वर्यु और अगले आधे घंटे में हम आपको बताएंगे ग्लोबल बाजारों से किस तरह के संकेत निकल कर आ रहे हैं। कई सारे नतीजे कल मार्केट आवर्स के बाद आए। दिग्गज रिलायंस इंडस्ट्रीज, एक्सिस बैंक और कुछ आईटी कंपनियों के भी नतीजे आए, उस पर भी फोकस करेंगे। इसके अलावा ब्रोकरेज रिपोर्ट्स कहां से निकल कर आई है और कमोडिटी मार्केट में किस तरह का एक्शन दिखेगा उस पर भी नजर डालेंगे। लेकिन सबसे पहले गिफ्ट निफ्टी की बात करें तो याद रखें ग्लोबल बाजारों से संकेत कमजोर है, जिसके चलते गिफ्ट निफ्टी से भी कमजोर ओपनिंग के संकेत निकल कर आ रहे हैं। करीब 50 अंकों की गिरावट के बाद करीब 23,330 के पास गिफ्ट निफ्टी। याद रखें 3 दिन लगातार भारतीय बाजारों में तेजी दिखी, लेकिन आज थोड़ी सी कमजोर ओपनिंग के संकेत गिफ्ट निफ्टी से निकल कर आ रहे हैं। लेकिन ग्लोबल बाजारों से किस तरह के संकेत है, कमोडिटी मार्केट में एक्शन किस तरह का नजर आया ओवरनाइट, बताने के लिए अब हमारे साथ अभिषेक जुट चुके हैं। अभिषेक, गुड मॉर्निंग। टेक शेयरों में भारी गिरावट दिखी कल के सत्र में अमेरिकी बाजारों में। अब बताएं किस तरह के संकेत हमारे लिए निकल कर आ रहे हैं। आशीषा, गुड मॉर्निंग। देखिए जी हाँ, टेक शेयरों में भारी बिकवाली है यूएस में और एप्पल के शेयर में करीब 4% के आसपास की गिरावट रही और ये अगस्त के बाद की सबसे बड़ी कमजोरी। इसके चलते हमने नैस्डैक में करीब 1% के आसपास की नरमी देखी। पॉइंट के लिहाज से अगर कहें तो 172 अंक गिरकर नैस्डैक बंद हुआ है और डाउ और एसएनपी की भी लगातार 3 दिनों की जो तेजी थी उस पर ब्रेक लगी है। कल डाउ जोन्स 68 अंकों की हालांकि हल्की सी गिरावट हमने डाउ जोन्स में देखी है और एस&पी 500 में 12-13 अंकों की मामूली, मतलब 0.25% के आसपास की गिरावट एस&पी 500 में दिखी है। आज बिल्डिंग परमिट्स, हाउसिंग स्टार्ट्स के आंकड़े आएंगे, इस पर नजर रहेगी। लेकिन बाजारों के लिए एक अच्छी चीज हो रही है, वो है कि बॉन्ड यील्ड वहां पे नीचे आ रहे हैं। 10 साल की जो बॉन्ड यील्ड है गिर के पहुंच गई है 4.6% पर और ये 3 जनवरी के बाद के सबसे निचले स्तर पर हैं यूएस में 10 साल की बॉन्ड यील्ड। और इसमें गिरावट इसलिए आ रही है क्योंकि फेड के गवर्नर हैं क्रिस्टोफर वॉलर, उन्होंने कुछ संकेत दिए। उनका ये कहना है, उनकी तरफ से स्टेटमेंट आया है कि इस साल शायद अमेरिका में 2025 में 4 या 5 रेट कट हो सकते हैं। तो रेट कट को लेकर थोड़ी सी उम्मीदें बढ़ी हैं, तो बॉन्ड यील्ड में नरमी आ रही है। डॉलर इंडेक्स की बात करें, ज्यादा परिवर्तन नहीं है। डॉलर इंडेक्स हालांकि ऊपरी स्तरों से नीचे जरूर आया है, लेकिन 109 के आसपास अभी भी डॉलर इंडेक्स कारोबार कर रहा है। एशिया की बात करें, चीन और हांगकांग के बाजार में 0.25% के आसपास की नरमी है, लेकिन जापान के बाजार में करीब 1 से 1.25% के आसपास की गिरावट पर फिलहाल कारोबार होता हुआ दिख रहा है। सोना, हम देख रहे हैं कि यील्ड नरम हो रहे हैं तो सोने में थोड़ा सा स्ट्रेंथ आया है और सोने का भाव निकल गया है 1 महीने की ऊंचाई पर $2750 के आसपास से। कल $30-35 के आसपास का उछाल हमने सोने के भाव में देखा है, लेकिन क्रूड एक रेंज में ही कारोबार कर रहा है। कच्चे तेल का जो भाव है $81 के ऊपर ही है। लेकिन आज बाजार के लिए ग्लोबल क्यूज पता नहीं कितने काम करेंगे, अपने डोमेस्टिक क्यूज भर भर के होंगे, क्योंकि एक्सिस बैंक के रिजल्ट्स, इन्फोसिस के, रिलायंस के सारे ये मार्केट आवर्स के बाद आए हैं और इन्फोसिस के नंबर तो ठीक ही आए हैं, मतलब ऐसी कोई निराशा नहीं है। गाइडेंस भी उन्होंने अपवर्ड रिवाइज किया है रेवेन्यू का। बावजूद उसके एडीआर, अमेरिकन डिपॉजिटरी जो रिसीट है, उसमें 5.5% के आसपास की गिरावट रही है। देखते हैं कि कैसी शुरुआत होती है और फिर उसके बाद किस तरह का रिएक्शन आता है इन्फोसिस के शेयर में। लेकिन गिफ्ट निफ्टी अब चले हैं 3 दिनों की तेजी के साथ, तो आज 50 अंकों की हल्की नरमी पर शुरुआत के संकेत दे रहा है। आज नतीजों का ट्रिगर अहम होगा। रिलायंस कैसा रिएक्ट करता है, इन्फोसिस कैसा रिएक्ट करता है, दोनों वेटेज के लिहाज से बहुत क्रूशियल है और निफ्टी बैंक में एक्सिस बैंक का वेटेज है, तो देखना होगा कि वहां से कैसा रिएक्शन निकल के आता है। डोमेस्टिक बाजारों में नतीजों पर सबका फोकस रहेगा। अभिषेक, बहुत बहुत शुक्रिया समय निकालकर ग्लोबल मार्केट से किस तरह के संकेत निकल कर आ रहे हैं वो बताने के लिए। लेकिन इस बीच एफएनओ, डीआईआईज और एफआईआईज के आंकड़ों पर भी एक बार नजर डाल लेते हैं। याद रखें, डीआईआईज ने खरीदारी फिर एक बार की करीब 3000 करोड़ की, लेकिन एफआईआईज ने फिर एक बार कल के सत्र में बिकवाली की। पिछले कुछ दिनों से एफआईआईज बिकवाली कर रहे हैं। कल भी करीब 4500 करोड़ की बिकवाली भारतीय बाजारों के कैश मार्केट में दिखी। इंडेक्स फ्यूचर्स और इंडेक्स ऑप्शंस की बात करें तो इंडेक्स फ्यूचर्स में 880 करोड़ की बिकवाली,
इंडेक्स ऑप्शंस में करीब 18,000 करोड़ की खरीदारी दिखी। स्टॉक फ्यूचर्स में 4,600 करोड़ की बिकवाली, वही स्टॉक ऑप्शंस में करीब 450 करोड़ की बिकवाली कल के सत्र में दिखी। लेकिन एफआईआईज की बिकवाली का ट्रेंड अभी भी बरकरार है और वो कब रिवर्स होगा वो एक सबसे बड़ा सवाल होगा। लेकिन इस बीच एफएनओ बैन में कौन से स्टॉक्स रहेंगे उस पर भी एक बार नजर डाल लेते हैं। याद रखें कल के सत्र में भी 9 स्टॉक्स एफएनओ बैन में थे। आरती इंडस्ट्रीज, आदित्य बिरला फैशन एंड रिटेल, एंजल वन, बंधन बैंक, हिंदुस्तान कॉपर, कल्याण ज्वेलर्स और इसके अलावा एल&टी फाइनेंस, मन्नप्पुरम फाइनेंस और आरबीएल बैंक। तो जो 9 स्टॉक्स कल के सत्र में एफएनओ बैन में थे वही स्टॉक्स आज भी एफएनओ बैन में रहेंगे। लेकिन बाजार पर विस्तार में चर्चा करने के लिए अब हमारे साथ डीआर चोकसी से हेमेन कपाड़िया जुड़ चुके हैं। हेमेन जी, बहुत बहुत शुक्रिया समय निकालकर ईटी नाउ स्वदेश के साथ जुड़ने के लिए। पिछले 2 दिनों में अच्छी खासी तेजी दिखी, 3 दिनों में आज कमजोर ओपनिंग के संकेत निकल कर आ रहे हैं। आपकी रणनीति आज के ट्रेडिंग सेशन के लिए क्या होगी? गुड मॉर्निंग, शुक्रिया, थैंक यू फॉर हैविंग मी। निफ्टी एडजस्टमेंट हो रहा है। देखिए विक्स अभी भी 15.5 के आसपास है, तो मार्केट एडजस्ट हो रहे हैं। काफी बड़ी गिरावट है, लेवल होल्ड करने जरूरी है। आज वीकली क्लोजिंग है, तो अभी भी मुझे लग रहा है स्टॉक स्पेसिफिक होना चाहिए। मार्केट में क्लियर रिवर्सल के कोई सिग्नल्स दिख नहीं रहे हैं। ओवरसोल्ड जरूर है, सपोर्ट के आसपास है। काफी बड़े स्टॉक्स है जो सपोर्ट ले भी रहे हैं, तो स्टॉक स्पेसिफिक अप्रोच रहेगा। और जब तक बैंक निफ्टी स्टेबल नहीं होता है और रिलायंस ये कॉम्बिनेशन नहीं होता है तब तक मार्केट थोड़ा डावाडोल ही रहेगा। बट यस, देयर इज थोड़ी पॉजिटिविटी दिख रही है बहुत टाइम के बाद सर्टेन स्टॉक्स पे, तो स्टॉक स्पेसिफिक अप्रोच ही रिकमेंडेड है। स्पेसिफिक अप्रोच रिकमेंडेड है, तो इसी नोट पर हेमेन जी आपके स्टॉक स्पेसिफिक आइडियाज आज कौन से होंगे? पहला आइडिया रहेगा ABFRL, जो आपने बताया कि बैन है और बैन में कंटिन्यू रहेगा। ये कैश मार्केट में बाय कॉल है। मैकेनिकल इंडिकेटर्स सब क्रॉसओवर बाय में आ चुके हैं। इंट्राडे मतलब 60 मिनट, 2 घंटा, 4 घंटा डेली चार्ट और टाइम फ्रेम्स पे ये रिकवरी मोड में है और क्रॉसओवर बाय दे चुके हैं। तो यहाँ पे बाउंस के लिए खेल रहे हैं। ABFRL के लिए इंट्राडे बाय कॉल रहेगा। 276 की एंट्री, 273 का स्टॉप लॉस, 282 का टारगेट। रिस्क रिवॉर्ड रेशियो 1:2। और जो दूसरा स्टॉक रहेगा जिसपे भी बाय कॉल रहेगा वो है भारती एयरटेल। एक 14 ट्रेडिंग सेशन के कंसोलिडेशन फेज में से और ब्रेकआउट दे रहा है डेली चार्ट पे। और वंस अगेन ऑसिलेटर्स फेवर में है। 55 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के ऊपर ही ट्रेड कर रहा है, तो यहाँ पे भी एक इंट्राडे बाय कॉल रहेगा। 1630 की एंट्री, 1622 का स्टॉप लॉस और 1646 का टारगेट रहेगा। रिस्क रिवॉर्ड रेशियो 1:2 भारती एयरटेल। कॉम सेक्टर से भारती एयरटेल स्टॉक पर खरीदारी की राय 1646 तक के लेवल्स नजर आ सकते हैं। और इसके अलावा आदित्य बिरला फैशन एंड रिटेल पर भी हेमेन जी ने खरीदारी की राय दी है। लेकिन आपका नजरिया इंश्योरेंस स्टॉक्स पर भी लेना चाहूंगी। कई सारे इंश्योरेंस स्टॉक्स में कल अच्छी तेजी दिखी। HDFC लाइफ, BEL, SBI लाइफ सभी स्टॉक्स कल फोकस में थे। यहाँ पर आपकी क्या राय होगी? HDFC लाइफ बहुत ही डीपली ओवरसोल्ड है। कुछ कारण चाहिए था चलने के लिए, नतीजे आए। अगर आप ICICI लोम्बार्ड पे भी देखेंगे, बहुत टाइम से ये लाइफ इंश्योरेंस स्टॉक्स थोड़े वीक हैं चार्ट पे। अभी कहाँ पे ओवरसोल्ड स्थिति में से घूमने का मूड है वैसा लग रहा है। सो बेस फॉर्मेशन है, शायद अभी जो सर्टेन स्टॉक्स में जो बाउंस आया है वो इमीडिएटली सस्टेन ना हो। थोड़ा वहां पे भी टाइम प्राइस रिट्रेसमेंट हो सकता है ये जो बाउंस है, लेकिन एक शॉर्ट टर्म बॉटम बनने के मूड में है काफी ये स्टॉक। सो जो आउटलुक नेगेटिव रहा है काफी दिनों से, वहां पे नियर टर्म रिलीफ मिलने की उम्मीद है। और ये रिलीफ अगर बेस में कन्वर्ट होके रिवर्सल होके अप ट्रेंड में हो जाती है तो थोड़ा नजरिया चेंज करना पड़ेगा। पॉजिटिविटी चार्ट पे आ रही है काफी दिनों के बाद। हालांकि ये एडजस्टमेंट प्रोसेस में 5-6 ट्रेडिंग सेशन और लग सकते हैं, लेकिन सर्टेन स्टॉक्स में वर्स्ट इज ऑलमोस्ट गेटिंग ओवर, ये मान के चल सकते हैं।
ठीक है, तो ये नजरिया इंश्योरेंस स्टॉक्स पर एचडीएफसी लाइफ नतीजों के बाद करीब 8% की तेजी के साथ कल बंद होता हुआ नजर आया था। हेमेंद्र जी, बहुत बहुत शुक्रिया समय निकालकर हमारे साथ जुड़ने के लिए और ये रणनीति और स्टॉक स्पेसिफिक आइडियाज बताने के लिए। चलते हैं शरद के पास, जो हमें बताएंगे नतीजे किस तरह के रहे। और कल याद रखिए, मार्केट आवर्स के बाद इन्फोसिस, एक्सिस बैंक और रिलायंस इंडस्ट्रीज के नतीजे निफ्टी पैक से आए थे। शरद, सबसे पहले इन तीनों कंपनियों के बारे में ही बताएं किस तरह के नतीजे रहे। जी बिल्कुल आशीषा, धैर्य रखना होगा, धीरे धीरे करके बताऊंगा। रिलायंस भी बताऊंगा, जियो भी बताऊंगा और कुछ एडीआर में भी मूवमेंट आया है। इन्फोसिस का रिजल्ट बड़े बढ़िया हो, लेकिन एडीआर में कुछ उल्टा हो गया है, तो मैं आपको सब बताने वाला एक एक करके। रिलायंस की बात करें तो लार्जली स्ट्रॉन्ग सेट ऑफ नंबर्स आए, ठीक है। अगर आप बात करें रेवेन्यू पैट की, तो ये जो है इनलाइन आया है, एबिडा बीट एस्टिमेट की है। वही अगर बात करें तो जो ओटीसी सेगमेंट है और रिटेल सेगमेंट है, यहाँ पे बहुत अच्छी परफॉर्मेंस आ गई, उम्मीद से बेहतर देखने मिली है। तो यहाँ पे जो है लार्जली आप कह सकते हैं स्ट्रॉन्ग सेट ऑफ नंबर है। ऑफकोर्स रिलायंस जियो की बात करें तो यहाँ पे दो चीज़ इंपॉर्टेंट है। एक जो है ओवरऑल नंबर्स थोड़ी मिस एस्टिमेट किया। जो आरपू नंबर होता है जो देखा जाता है वो 203 रुपये 30 पैसे पे आए, एस्टिमेट था कि 206 रुपये का आएगा। तो सब्सक्राइबर एडिशन और आरपू जो है अनुमान से कम आया, बट नेट रिलायंस की अगर बात करें तो यहाँ पे सारे ही सेगमेंट्स में एक स्ट्रॉन्ग आउट परफॉर्मेंस देखने मिली है और बुलिश कमेंट्री भी कंजम्पशन स्पेस से आ रहा है। इन्फोसिस हमारा दूसरा स्टॉक रहेगा। यहाँ पे जो है रिजल्ट स्ट्रॉन्ग आए हैं और कंपनी की जो रेवेन्यू अबव एस्टिमेट्स है, मार्जिन इन लाइन है और पैट भी अबव एस्टिमेट्स है। जो FY25 का रेवेन्यू गाइडेंस है उसको रिवाइज कर दिया गया है। पहले 3.75 to 4.5% था, अब जो है बढ़ा के 4.5 to 5% कर दिया गया। हालांकि जो मार्जिन गाइडेंस है वो 20 से लेके 22% तक जो है अभी भी मेंटेन किया है। अब यहाँ पे जो है ऑफकोर्स देखें तो ओवरनाइट जो था इनके जो है एरियाज, उसमें गिरावट देखने मिली थी और इसका कारण ये है कि जो वैल्यूएशन है वो महंगे के साइड में है और जो इनके रेवेन्यू की इंक्रीज़ देख रहे हैं वो थर्ड पार्टी कंपोनेंट से ज़्यादा देखने मिल रहा है। तो एक्सपेक्टेशन है कि फोर्थ क्वार्टर में ये थर्ड पार्टी कंट्रीब्यूशन कम हो सकता है। तो इसके कारण जो है एक दो नेगेटिव पॉइंट्स भी आपको इन्फोसिस के लिए देखने मिले हैं। एक्सिस बैंक के लेकिन कमज़ोर नतीजे आए हैं। यहाँ पे ऑपरेशनली नंबर्स इनलाइन है, एसेट क्वालिटी जो है थोड़ी सी डिटोरिएट की है, लेकिन जो सबसे बड़ा चीज़ होता है स्लिपेजेस देखे तो वो नेगेटिव है, स्लिपेजेस बढ़ गई है और इसके कारण स्टॉक में जो है रिएक्शन जो है नेगेटिव देखने मिल सकता है। तो ये एक इंपॉर्टेंट अपडेट है। एंड ऑफकोर्स इनके ऑपरेशनल अपडेट में अगर हम बात करें तो लोन और डिपॉजिट ग्रोथ तो स्लो डाउन हो ही रहा है। तो ये आपकी 3 निफ्टी के अर्निंग्स हैं जो आपको मैंने पूरी तरह जो है एक शॉर्ट बेसिस पे बता दें कि इम्पैक्ट एनालिसिस क्या होगा। बिल्कुल, नतीजों की बात की, लेकिन नतीजों के अलावा खबरों वाले शेयर्स भी है। शरद, उसके बारे में भी बताएं। जी बिल्कुल, ऑफकोर्स एक बार LTI माइंट्री के बारे में बता देता हूँ। यहाँ पे थोड़े मिक्स सेट ऑफ नंबर जो आप स्क्रीन में देख सकते हो। और हैवेल्स की बात करें तो यहाँ पे भी मार्जिन्स की प्रेशर आ रही है और आप स्क्रीन में देख सकते हैं कि इसमें कहाँ मूवमेंट हो रहा है। हैवेल्स की बात करें तो जो ECD सेगमेंट है यहाँ पे भी मिले जुले संकेत देखने मिल रहे हैं, लेकिन जो सबसे बड़ा चीज़ है इंडस्ट्री डिमांड अभी भी म्यूटेड है। अब हम बात करते हैं खबरों वाले शेयर्स पे। इस पे नज़र रखिएगा। एस्ट्राजेनेका फार्मा को परमिशन आ गई है जहाँ पे वो फॉर्मुलेशन नई ड्रग की जो है इंपोर्ट कर सकते हैं। वही शेयर इंडिया सिक्योरिटीज़ के लिए भी जो है इंपॉर्टेंट न्यूज़ फ्लो है। बोर्ड की अप्रूवल आ गई है जहाँ पे कंपनी कमेंस करने वाली है उनकी पोर्टफोलियो मैनेजमेंट सर्विस, यानी कि जो PMS होता है उसके बारे में हम बात कर रहे हैं। कंपनी जो है अपडेट करने वाली एक्सचेंजेस के भी बारे में जो रिसीट आएगी उनके PMS लाइसेंस को सेबी से भी। पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन की बात करें तो कंपनी जो है 2 ट्रांसमिशन प्रोजेक्ट्स एक्वायर करने वाली है रिन्यूएबल एनर्जी में और PNC इंफ्राटेक को भी इन प्रिंसिपल अप्रूवल आ गया है कंपनी के डाइवेस्टमेंट के 2 एंटिटीज़ को लेके। एरेडा ने जो है इनिशिएट कर दिया अपनी JV हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट्स GMR ग्रुप और SGVN के साथ। वही जुबिलेंट फार्मोवा की बात करें तो 5 ऑब्जर्वेशन जो है USFDA जरिए जो है उनको मिली है उनकी US की प्लांट को लेके। फोर्टिस के लगभग 24% स्टेक एक्वायर करने वाले हैं PE फंड्स से। एगिलिस डायग्नोस्टिक्स में जो कुल वैल्यू आता है लगभग 1350 करोड़ रुपए का। और वहीं BPCL की बात करें तो यहाँ पे उन्होंने लोन एग्रीमेंट जो है एग्जीक्यूट कर दिया लगभग 32,000 करोड़ का, जहाँ पे वो अपनी बीना रीजन की प्रोजेक्ट्स को फाइनेंस करेंगे। और आखिर में ABFRL पे भी नज़र रखिएगा। यहाँ पे जो है उन्होंने QIP लॉन्च किया है। 271 रुपीज़ का डिस्काउंट है 1.7% का। बोर्ड ने थोड़े दिन पहले ही अप्रूवल दी थी कि लगभग 2500 करोड़ का QIP खुलेगा।
तो ये अहम स्टॉक्स है जिस पे आपको आज नज़र रखनी होगी। बिल्कुल, तो नतीजों के अलावा नॉन निफ्टी कंपनियों की नतीजों पर भी हमने चर्चा की और इसके अलावा कई सारे स्टॉक्स जो खबरों के दम पर आज फोकस में रहेंगे। शरद, शुक्रिया पूरी डिटेल्स के साथ हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो इन सभी स्टॉक्स पर नतीजों और खबरों वाले शेयर्स के दम पर फोकस में रहेंगे। लेकिन आगे बढ़ते हैं, ब्रोकरेज रिपोर्ट्स कहाँ से निकल कर आई है उस पर नजर डालेंगे और इस बीच गौरव हमारे साथ जुड़ चुके हैं। गौरव, गुड मॉर्निंग। बताएं किस तरह की ब्रोकरेज रिपोर्ट्स आई है और कौन से स्टॉक्स उनके दम पर फोकस में रहेंगे। जी हाँ, आज अगर हम ब्रोकरेजेस की बात करें तो कई सारे स्टॉक्स जो है वो अर्निंग्स के बेसिस पे फोकस में रहेंगे, बट इससे पहले ऐसे कुछ स्टॉक्स देखते हैं जहाँ पे ब्रोकरेजेस का एक बुलिश नोट हमें देखने को मिल रहा है। सबसे पहले बात करते हैं SBI कार्ड्स की। यहाँ पे UBS ने अपग्रेड किया है उनका रेटिंग न्यूट्रल पे और टारगेट प्राइस जो है वो बढ़ा के 800 रुपये का किया है। उनका मानना यह है कि डेलिंक्वेंसीज में थोड़ी इंप्रूवमेंट जो है वो देखने को मिल रही है। इसी के साथ साथ FY26 और FY27 में उनका मानना यह है इस कंपनी में हमें क्रेडिट कॉस्ट जो है वो लो देखने को मिलेगा और इसी के चलते पे EPS अपग्रेड जो है यहाँ पे देखने को मिल रहा है। इसके अलावा बात करते हैं आधार हाउसिंग की। यहाँ पे सिटी ने इनिशिएट किया है बाय रेटिंग के साथ और टारगेट प्राइस दिया है 565 रुपीज़ का। उनका मानना यह है कि AUM ग्रोथ जो है वो 16% से भी ज़्यादा रहा है और आगे जाके भी ये ऐसे ही मोमेंटम बना रहेगा। इसके अलावा ROE जो है वो 16.5% पे टिक सकता है इस कंपनी के लिए और इसके चलते हुए कहीं पे प्रमोटर डायल्यूशन एक रिस्क रह सकती है, बट ओवरऑल जो आउटलुक है वो बुलिश बनते हुए उनकी तरफ से देखने को मिल रहा है। इसके अलावा कुछ ऐसे स्टॉक जहाँ पे रिजल्ट की वजह से ब्रोकरेजेस की तरफ से हमें व्यू देखने को मिल रहा है। सबसे पहले बात करते हैं एल्टिया माइंट्री की। यहाँ पे मैक्वेरी ने आउट परफॉर्म रेटिंग बरकरार रखते हुए टारगेट प्राइस जो है वो 7,100 रुपीज़ का दिया है। अगर हम बात करें रिजल्ट की तो एबिट मार्जिन में थोड़ा डिक्लाइन हमें देखने को मिला, बट CY25 की कमेंट्री जो थी वो काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव थी मैनेजमेंट की तरफ से। इसके अलावा हैवेल्स के ऊपर UBS ने कहीं पे बाय रेटिंग बरकरार रखते हुए टारगेट प्राइस जो है वो 2,145 रुपीज़ का दिया है। अगर हम बात करें B2C की तो वहाँ पर मार्जिन में एक वीकनेस देखने को मिला। इसके अलावा प्राइसिंग जो है उनका मानना यह है कि कहीं पे इम्पैक्टेड हो सकता है इस क्वार्टर में, बट आगे जाके कहीं पे एक पॉजिटिव रीड थ्रू जो है वो उनको मिल रहा है हैवेल्स में और इसके चलते एक बाय रेटिंग जो है उन्होंने बरकरार रखा है। इसके अलावा बात करते हैं एक्सिस बैंक की। अगर हम नंबर्स की बात करें तो कहीं पे इनलाइन नंबर्स देखने को मिले, बट स्लिपेजेस में काफ़ी ज़्यादा चढ़ाव जो है वो देखने को मिला था। एडवांसेस में ग्रोथ जो थी वो भी काफ़ी ज़्यादा स्लो थी और इसी के चलते हुए कहीं पे ब्रोकरेजेस की तरफ से एक बेरिश टोन जो है देखने को मिल रहा है। सबसे पहले बात करते हैं नुवामा की। वहाँ पे हालांकि उन्होंने मेंटेन किया है बाय रेटिंग, बट टारगेट प्राइस कट करके 1,220 रुपीज़ का दिया है, क्योंकि उनका मानना यह है कि कहीं पे आगे जाके स्टॉक की अगर हम PB की बात करें तो PB रेशियो जो है वो 1.5 टाइम्स है, तो इसकी वजह से कुछ सपोर्ट देखने को मिल सकता है, बट ओवरऑल ये जो डेलिंक्वेंसीज है वो बढ़ गई है। इसके अलावा जेफरीज ने यहाँ पे 1,430 रुपीज़ का टारगेट दिया है और बर्नस्टीन ने आउट परफॉर्म रेटिंग बरकरार रखते हुए टारगेट प्राइस जो है वो 1,300 रुपीज़ का दिया है। इन्फोसिस की बात करें तो यहाँ पे नुवामा ने कहीं पे टारगेट प्राइस जो है वो बढ़ा दिया है 2,350 रुपीज़ का, क्योंकि अगर हम बात करें मैनेजमेंट गाइडेंस की तो वहाँ पे FY25 का गाइडेंस जो है वो मैनेजमेंट में बढ़ा दिया है। इसके चलते हुए मार्जिन गाइडेंस जो है वो भी 20 to 22% पे रखा है और इसके चलते हुए कई बुलिश व्यू ब्रोकरेजेस की तरफ से देखने को मिल रहा है। इसके अलावा रिलायंस पे भी आज नज़र बनी रहेगी। यहाँ पे भी एक अच्छा व्यू ब्रोकरेजेस की तरफ से बनते हुए हमें देखने को मिला। एबिटडा जो था वो सबसे ज़्यादा रिलायंस ने इस क्वार्टर में रिपोर्ट किया है। इसके चलते हुए कहीं पे Q3 में बीट भी हमें देखने को मिला था रिलायंस की तरफ से और इसी के साथ साथ नुवामा की तरफ से एक बुलिश नोट, इसी के साथ साथ IIFL सिक्योरिटीज़ और डैम कैपिटल भी यहाँ पे बुलिश होते हुए हमें रिलायंस पे देखने को मिल रहे हैं। तो ब्रोकरेजेस के दम पे इन सब स्टॉक्स पे आज हमारी नज़र बनी रहेगी। देखना ये ज़्यादा ज़रूरी रहेगा कि ये सब स्टॉक्स जो है आज के दिन में कैसे परफॉर्म करते हैं। कई सारे स्टॉक्स जो नतीजों के दम पर जहां पर ब्रोकरेज रिपोर्ट्स आई है और इसके अलावा भी कई सारे स्टॉक्स जो फोकस में रहेंगे। गौरव, शुक्रिया पूरी डिटेल्स के साथ हमारे साथ जुड़ने के लिए। लेकिन आगे बढ़ते हैं, कमोडिटी मार्केट पर नजर डालते हैं और कमोडिटी मार्केट पर रणनीति बताने के लिए आज हमारे साथ HDFC सिक्योरिटीज़ के हेड ऑफ कमोडिटी एंड करेंसी अनुज गुप्ता जी जुड़ चुके हैं। अनुज जी, बहुत बहुत शुक्रिया समय निकालकर ET Now स्वदेश के साथ जुड़ने के लिए। और सबसे पहले कच्चे तेल की ही बात करेंगे। अभी भी $80 पर बैरल के ऊपर ट्रेड करता हुआ, क्या रणनीति होगी यहाँ पर? देखिए, गुड मॉर्निंग। क्रूड में अगर आप देखेंगे तो पॉजिटिव ट्रेंड बना है। हमें लगता है कि क्रूड में अभी और तेजी देखने को मिल सकती है, क्योंकि जिस तरीके से एक पॉजिटिव ट्रेंड बना है हमें लगता है कि अभी और कंटिन्यू हो सकता है और ऊपर में लग रहा है कि एक बार प्राइस $85 तक के लेवल दिखा सकता है और हमें लग रहा है कि कहीं ना कहीं 6,900 रुपए तक के लेवल MCX में देखने को मिल सकते हैं। जरिया कच्चे तेल पर, लेकिन इसके अलावा सोने और चांदी पर क्या रणनीति होगी आपकी? देखिए, यहाँ पर गोल्ड में कल हमने अच्छी रिकवरी आते हुए देखी और $2700 के ऊपर गोल्ड क्लोज होता हुआ दिखाई दिया। हमें लगता है कि गोल्ड में अभी भी तेजी है, तो गोल्ड में करीबन 78,925 के आसपास खरीदारी करें। स्टॉप लॉस लगाएं 78,680 का, टारगेट
79,225 तक देखने को मिल सकता है। तो गोल्ड में हमें लगता है खरीदारी की सलाह रहेगी और सिल्वर के अंदर भी बाय का ट्रेड बना के चल सकते हैं। बिल्कुल, तो सोने पर खरीदारी की राय जहां पर 79,223 तक के लेवल्स नजर आ सकते हैं, ऐसा आपका मानना है। और बेस मेटल्स यहां पर कोई ट्रेड बनेगा, जिंक, लेड, कॉपर, एल्यूमिनियम यहां पर? देखिए, जिंक में कल अच्छी रिकवरी आते हुए देखी तो जिंक हमें लगता है कि पॉजिटिव ट्रेंड में रहेगा। हालांकि सभी बेस मेटल में पॉजिटिव ट्रेंड है। जिंक में खरीदारी का ट्रेड बना सकते हैं करीबन 271.50 में। स्टॉप लॉस 268.80 का लगाएं। टारगेट 275 तक देखने को मिल सकता है। तो जिंक में खरीदारी का ट्रेड बना के चल सकते हैं। और एक सवाल पूछना चाहूंगी अनुज जी, चाइना का जीडीपी डेटा अभी अभी आता हुआ नजर आया और सीक्वेंशियल बेसिस पर देखिए तो अनुमान से बेहतर जीडीपी डेटा आया है। चौथी तिमाही में 5% का अनुमान था और 5.4% पर जीडीपी ग्रोथ निकल कर आया है। इस पर आपकी क्या राय होगी, क्या ये पॉजिटिव होगा पूरे कमोडिटी मार्केट के लिए? देखिए, बिल्कुल डेटा पॉजिटिव आया है और ये हमें लगता है कि ये मेटल्स के लिए पॉजिटिव रहेगा। तो आज हमें लगता है कि सभी मेटल एक्शन में रहेंगे। बेस मेटल और इंडस्ट्रियल मेटल, साथ में प्रीशियस मेटल के अंदर भी पॉजिटिव ट्रेंड देखने को मिल सकता है। हालांकि चाइना की तरफ से हमें लगता है कि एनर्जी सेगमेंट में भी पॉजिटिव ट्रेंड रहेगा। तो अगर हम ओवरऑल देखें तो ये जो न्यूज़ है, जो जीडीपी डेटा है, ये पूरे ही कमोडिटी मार्केट के लिए पॉजिटिव रोल प्ले कर सकता है। बिल्कुल, तो ये नज़रिया चाइना के जीडीपी डेटा पर। अनुज जी, बहुत बहुत शुक्रिया समय निकालकर हमारे साथ जुड़ने के लिए, कमोडिटी मार्केट पर आपकी रणनीति बताने के लिए। इतना ही समय था हमारे पास इस शो पर। गिफ्ट निफ्टी से कमज़ोर ओपनिंग के संकेत निकल कर आ रहे हैं। याद रखें, अमेरिकी बाजार और यूरोपियन मार्केट्स में भी कल कमजोरी दिखी और नतीजे भी ठीक ठाक ही रहे हैं। रिलायंस इंडस्ट्रीज के नतीजे अच्छे थे, लेकिन आईटी सेक्टर पर दबाव नजर आ सकता है।